नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में हैं, जहां भाकपा माले की संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। इस संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी ने ये तय कर रखा है कि हर 18 दिसंबर जैसे कॉमरेड चारू मजुमदार के जो शहादत दिवस है उसको शहीद दिवस के रूप में 28 जुलाई हम लोग मनाते हैं, कॉमरेड वीएम के स्मृति दिवस को भी संकल्प दिवस के रूप में पूरी पार्टी मनाती है। और आज भी हम लोग तो यहाँ पटना में बड़े पैमाने पर मिले हैं, लेकिन देश के हर कोने में जहाँ भी हमारे पार्टी के साथी हैं, जिस गांव में भी, जिस टोले में, जिस मजदूर मोहल्ले में, वो हर जगह आप जानते हैं कि आज लाल झंडे के साथ हमारे साथी कॉमरेड वीएम को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। और इस बार जो केंद्रीय कमेटी ने पूरी पार्टी के सामने जो संकल्प का आह्वान रखा है, हमने आज की सभा के शुरू में ही उसका पाठ किया। तो आज संकल्प लेने का दिन है, ताकि आने वाले दिन में हमारे सामने जो कठिन लड़ाई है, उस कठिन लड़ाई को और भी ताकत के साथ और भी मजबूत इरादों के साथ, फौलादी एकता के साथ हम लड़ सके और उस लड़ाई में जीत हासिल कर सके। इसके लिए संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं। कॉमरेड वीएम की जिंदगी से सीखने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी जिंदगी कॉमरेड विनोद मिश्रा को नहीं मिली थी। भगत सिंह को भी बहुत छोटी जिंदगी मिली थी, कम उम्र की, उससे कुछ ज्यादा, लेकिन बस 50-51 साल की जिंदगी कॉमरेड विनोद मिश्रा को मिली थी। थे उत्तर प्रदेश के और पढ़ने के लिए आ गए थे पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में, जो हमारे देश के एक इस्पात नगरी है, बड़े स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है दुर्गापुर। और वहीं पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए थे। और दार्जिलिंग में किसानों ने दस्तक दे दी क्रांतिकारी उभार के साथ, और देखते ही देखते पूरे देश में एक क्रांतिकारी उभार खड़ा हो गया। आज ये लोग उसी नक्सलवादी के नाम पर, मोदी जी कुछ लोगों को कह देते हैं कि अर्बन नक्सल है, कुछ हमारे कवियों को, लेखकों को कहते हैं कि कलमधारी नक्सल है। नक्सलवादी जब हुआ तो आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक जन आंदोलन था, जिस जन आंदोलन में वो पूरे दार्जिलिंग के चाय बागान के मजदूर, आदिवासी, दलित, भूमिहीन, गरीब किसान से लेकर के कलकत्ता शहर के तमाम विश्वविद्यालय के छात्र, नौजवान, अध्यापक, और सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि बंगाल से बिहार होते हुए दिल्ली और उधर पूरे ओडिशा से दक्षिण की ओर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ एक बड़ा क्रांतिकारी जन उभार था। और उस उभार के बाद कॉमरेड वीएम ने यह संकल्प ले लिया, उनकी जिंदगी बदल गई कि हमें इंजीनियर अगर बनना है तो इंजीनियर किसी पूंजीपति के लिए उत्पादन करने के लिए नहीं बनना है, बल्कि एक नए समाज के निर्माण करने के लिए एक इंजीनियर बनना है इस देश के। आज जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो समाज को बदलने की बात नहीं करते। वो जो बना बनाया समाज है उसी में थोड़ा बहुत उसके कुछ ठीक ठाक करके इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन इंजीनियर का तो काम है नया निर्माण करना, नया समाज बनाना, समाज में बदलाव लाना। तो ये उन्होंने संकल्प ले लिया।
आपको पता है 67 में नक्सलबारी का उभार और 2 साल के अंदर 69 में पार्टी बनती है CPI-ML, और पार्टी बनने के तुरंत बाद पूरे देश में एक तरफ अगर पूरे आग की तरह ये क्रांति का उभार ये फैल जाता है, और दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार, इस देश के शासक वर्ग, वो इस पूरे उभार को कुचलने के लिए, इस नई पार्टी को खत्म करने के लिए पूरा दमन ढाना शुरू कर देते हैं। हमारी जो पहले पीढ़ी की है, जो चारू मजुमदार पार्टी के संस्थापक महासचिव, 1972 के 28 जुलाई कलकत्ता शहर में पुलिस की हिरासत में उनकी हत्या हो जाती है। हमारे पार्टी के उस दौर के बड़े नेता कॉमरेड सरस दत्त, जो पश्चिम बंगाल के पार्टी के सचिव थे और बहुत बड़े कवि, बड़े लेखक थे बंगाल के, 1971 में ही उनकी हत्या कर दी जाती है एक दिन सुबह 5 अगस्त को। और आज भी किसी सरकारी रिकॉर्ड में अगर देखिएगा तो कहेंगे कि वो लापता है। जैसे आज पूरे देश में कई जगह हम देखते हैं, कश्मीर में चले जाइए तो हजारों की तादाद में जिनकी हत्या कर दी गई, वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लापता लोग हैं। तो ये प्रयोग भी हमारे नेताओं के साथ ही शुरू हुआ इस देश में। जेल में एनकाउंटर, जेल में डाल दो, और जेल से कोई बाहर निकल रहे हैं अगर, तो बाहर निकलते ना निकलते गोली मार दो। ये एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़, इसकी भी शुरुआत उसी दौर में हुई। तो वो जो दौर था, जिस दौर के बारे में आपने सुना कि किस दौर में, उस धक्के के बीच में, उस दमन के बीच में कॉमरेड विनोद मिश्रा ने, कॉमरेड स्वदेश जी ने, कॉमरेड जौहर ने, उस दौर के हमारे तमाम नेताओं ने पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की। और आज उसी का परिणाम है कि भाकपा माले आज देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में जहां भी लाल झंडा है, जहां भी गरीबों की लड़ाई है, दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ जहां भी सुनाई पड़ती है, उस आवाज़ में हमेशा भाकपा माले उसके साथ साथ है। तो शुरुआती जो दौर था 70 का दशक, उस दौर में पार्टी को खड़ा रखने की लड़ाई चली। और आज से 5 साल पहले इसी एक 18 दिसंबर को हमने आरा में, आज जैसे पटना में हम मिले हैं, आरा में हमने एक क्रांति पार्क का निर्माण किया। बहुत सारे साथी उस कार्यक्रम में भी शामिल रहे होंगे। उस क्रांति पार्क में जहां मास्टर जगदीश, साथी राम नरेश जी, रामेश्वर यादव, कॉमरेड VM, कॉमरेड जौहर, हमारे उस दौर के वो तमाम नेताओं की वहाँ मूर्ति है। ये वो दौर था पार्टी को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उसी दौर से आगे बढ़ते हुए 80 के दशक में हमने पूरे देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन पीपुल्स फ्रंट बनाया। हमने चुनाव लड़ना शुरू किया। बहुत लोगों ने कहा कि अब माले भी एक चुनाव लड़ने वाली तो देश में दर्जनों पार्टियां हैं, उन्हीं पार्टियों में अब भाकपा माले, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, ये भी एक पार्टी बन गई, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बिहार ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि माले ने जब तय किया कि हमें चुनाव लड़ना है, तो चुनाव परिदृश्य बदल गया, फर्क आ गया। क्योंकि माले उन लोगों की पार्टी है जिनके बारे में अंबेडकर ने कहा था कि बहिष्कृत भारत, जो हाशिए पर खड़े लोग, जिनका बहिष्कार किया जाता रहा है, जिनको हमेशा खदेड़ा गया हर जगह से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, अपने तमाम अधिकारों से वंचित, वो जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, बहिष्कृत लोग हैं, उनकी पार्टी जब यह तय करती है कि हमें चुनाव भी लड़ना है,
तो तब बिहार ने देखा कि इसका मतलब होता है कि जिनका बूथ लूट लिया जाता था, जिनका वोट लूट लिया जाता था, जिनके वोट पर कब्जा कर लिया जाता था, जान की बाजी लगा करके दलितों ने वोट डाला और बिहार बदल गया। कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद आरा से सांसद बनकर के चले गए और उसके बाद दोबारा इस बिहार के अंदर किसी बूथ लूटरों की हिम्मत नहीं हुई, किसी सामंती ताकत की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार के अंदर दलितों का वोट का लूट कर सके। यह आज हमारे बिहार के अंदर तमाम गरीब के सामने वोट डालने का पूरा अधिकार हमने हासिल किया। तो हमने जब चुनाव लड़ना शुरू किया तो वो लड़ाई ही था, वो कोई खेल नहीं था। और उस लड़ाई का मतलब है कि गरीबों की दावेदारी बढ़ाओ। गरीब आगे बढ़ेगा, वंचित लोग आगे बढ़ेंगे, तभी समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा। और भाकपा माले जैसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के मकसद यही है। हमारे अस्तित्व का और कोई मतलब नहीं है। कॉमरेड चारू मजुमदार ने कहा था कि जनता का हित ही पार्टी का हित है, और जनता का हित अगर पूरा करना है तो जनता के हाथ में अधिकार चाहिए, और जनता के हाथ में अगर अधिकार लेना है तो हमारे सारे अधिकारों पर कब्जा करके जो बैठे हुए हैं उनको उस कब्जे से बाहर किए बगैर हमारे हाथ में अधिकार नहीं आ सकता है। उन लुटेरी ताकतों को भगा करके ही हमें अधिकार अपने हाथ में लेना होगा। और यही लड़ते लड़ते 80 के दशक में, 90 के दशक के शुरू में आपने देखा कि बिहार में, झारखंड में पार्टी कैसे आगे बढ़ी। फिर हमने कहा कि कॉमरेड वीएम ने उसी दौर में हमें आगाह किया कि देश में एक बहुत खतरनाक विचार, एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति हमारे समाज में, देश में, राजनीति में पनप रही है। और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक फासीवाद है। कैसे ये बात उनको समझ में आई? अगर हम सब लोग थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें तो हम सबको याद है कि उस दौर में क्या हो रहा था देश में। एक हमने देखा कि आर्थिक नीति देश की बदल गई। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और देश में नई नीति आई, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। तो निजीकरण का मतलब क्या? ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में कोई निजी क्षेत्र नहीं था, वैसा तो नहीं है कि कोई टाटा बिरला नहीं थे, ऐसा नहीं है कि कोई पूंजीपतियों के सामने कोई मौका कम था। निजीकरण का मतलब हुआ कि जो कुछ भी जनता के खून पसीने से, उसकी कमाई से, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से अगर देश में किसी पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ है, कोई रेलवे का निर्माण हुआ है, कोयला खदान इस देश में, इस्पात कारखाना इस देश के, बैंक, बीमा, ये जो देश का विकास हुआ है वो सब निजी हाथों में दे दो। और ये जब शुरू होगा तो कॉमरेड विनोद मिश्रा को मालूम था कि एक दो कारखाना लेकर के ये चुप होने वाले लोग नहीं हैं, ये खून चूसना चाहते हैं। उनको अगर तुम एक कारखाना दोगे वो 10 कारखाने पर कब्जा करेंगे। और उसी रास्ते से आज ये अदानी आ गया है, जिसको हिंदुस्तान का हर हवाई अड्डा चाहिए, हिंदुस्तान का हर बंदरगाह चाहिए, हर रेलवे स्टेशन चाहिए, हर कोयला खदान चाहिए। देश की पूरी अर्थव्यवस्था, खेती बाड़ी, सब कुछ बहुत मुश्किल से लड़ करके हमारे किसानों ने खेती के एक हिस्से को बचाने का काम किया। नहीं तो ये तो चाहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था पूरा हमारे कब्जे में आ जाए। तो ये 30 साल से वही निजीकरण, वही कॉरपोरेट परस्ती, कॉरपोरेटों का तुष्टीकरण, अदानी अंबानी के तुष्टीकरण, उसी रास्ते से आज देश यहाँ पहुँचा है। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि उसी दौर में देश की विदेश नीति बदल गई। जिस समय बांग्लादेश हो रहा था 1971 में, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश के मुक्ति के लिए लोग लड़ रहे थे। सबको पता है कि उस दौर में बांग्लादेश ना बन सके, इसके लिए पूरे अमेरिका तैनात था, उसकी पूरी कोशिश थी कि हाँ उसको रोका जाए। लेकिन भारत की विदेश नीति कुछ और थी।
दुनिया के दूसरे ताकतों के साथ हमारे दोस्ती थी उस समय, और उस पूरे दौर में बांग्लादेश बना। अमेरिका को इस पूरे एशिया के हिस्से में हमने एक हद तक पीछे धकेला। लेकिन जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, हमने देखा कि हिंदुस्तान के शासकों ने तय कर लिया कि अब हमें तो बस अमेरिका का पिछलग्गू बन जाना है, अमेरिका के साथ मिलकर चलना है, अमेरिका जैसे चाहे वैसे हिंदुस्तान को चलाना है। और वही करते करते आज हम कहाँ पहुँचे हैं? फिलिस्तीन में, गाज़ा पट्टी में, छोटे से इलाके में जहाँ 25 लाख लोग हैं, और पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक 18,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। बमबारी हो रही है लगातार। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग अस्पताल के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, लेखक, कवि चुन चुन करके मारा जा रहा है निशाने पर लेकर के। उनको लग रहा है कि ये लोग खत्म हो जाएंगे तब कौन मांग करेगा फिलिस्तीन। अब समझ लीजिए, जिस समय अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, जब वो दावा कर रहे थे कि अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वहां सूरज कभी डूबेगा नहीं, तो वो हमारे देश में जालियांवाला बाग कर रहे थे। वो हमारे देश में आंदोलन को कुचलने के लिए निहत्थे लोगों को हजारों की तादाद में गोली मारकर हत्या कर रहे थे। आज वही चीज, हर रोज एक जालियांवाला बाग, हर रोज एक जनसंहार, प्रतिपल जनसंहार हो रहा है उस गाजा पट्टी में। और हिंदुस्तान, हम अमेरिका के और इजराइल के साथ बने हुए हैं। पूरे एशिया में दूसरा और कोई देश नहीं मिलेगा इजराइल के साथ खड़ा होकर के। कोई और देश नहीं दिखेगा अमेरिका के साथ इस तरह से खड़ा हुआ। आप जाकर के बड़े मुश्किल से अभी यूनाइटेड नेशंस में जो आखिरी बार प्रस्ताव पारित हुआ, तो वहां भारत ने भी कहा कि हाँ हाँ युद्ध रुकना चाहिए। तो आज हमारी जो विदेश नीति है, ये उसी 30 साल से बढ़ते बढ़ते, जो कमल भारती जी ने भी कहा कि आप कमजोरों के साथ नहीं, आपकी नीति क्या है कि जो सताने वाले लोग हैं, उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं, हिंसा थोपने वाले जो लोग हैं, जान लेने वाले जो लोग हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे और उत्पीड़ितों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हमारी विदेश नीति बन गई। और तीसरा, उसी दौर में वो आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे राम मंदिर के नाम पर। ये बिहार है, बिहार ने उस रथ को रोका था। आडवाणी जी को भी उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, सड़क पर भी हम लोगों ने रोका और राज्य सरकार ने भी उनको रोका। लेकिन बावजूद इसके 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया। तो उनके तो नारे ही लग रहे थे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कॉमरेड विनोद मिश्रा को मालूम था कि ये कोई एक मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं है। ठीक जैसे एक कारखाने से कोई अदानी संतुष्ट होने वाला नहीं है, कोई पूंजीपति संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको मुनाफे का पूरा पहाड़ चाहिए, पूरे मुनाफा की संपूर्ण लूट चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकतें हैं, क्योंकि दरअसल उनके लिए कोई एक मंदिर का सवाल नहीं है, वो पूरे देश को बदल देना चाहते हैं, पूरे समाज को बदल देना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो कानून बना था 1991 में, कानून एक बना था कि चलो अयोध्या एक अपवाद है, राम मंदिर का जो झगड़ा है उसको हम कोर्ट के जरिए देखेंगे, और बाकी हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन 1947 के 15 अगस्त जो भी हमारे उपासना का, पूजा का, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, जहां जैसे था वैसे रहेगा। ये कानून बना था, आज भी वो कानून बना हुआ है। लेकिन आज इस कानून को भी ये लोग बदल देना चाहते हैं ताकि सारे मंदिर मस्जिद जो भी हो खुल जाए उनके लिए, और जब जहां मर्जी, कभी मथुरा, कभी काशी, कर्नाटका में अभी कहते हैं कि वहाँ
राम जन्मभूमि हो गया, अभी हनुमान का जन्मभूमि चाहिए, बजरंगबली का जन्मभूमि के नाम पर वहाँ चल रहा है। तो पूरे देश में इसका जन्मभूमि उसका जन्मभूमि के नाम पर लगातार साल भर उनको यही काम करना है। तो कॉमरेड विनोद मिश्रा ने तीनों चीज़ों को देख लिया, इन तीनों चीज़ों को देख लिया कि ये जो आर्थिक नीति है, ये जो विदेश नीति है, और पूरे हिंदुस्तान की पहचान को मिटाने के लिए, बदलने के लिए ये जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकत है, ये ताकत लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमने बिहार में ये देखा, बथानी टोला में जब जनसंहार हुआ तो उस जनसंहार के बाद कॉमरेड विनोद मिश्रा ने कहा कि भाई ये सिर्फ सामंती ताकत नहीं है, ये सामंती सांप्रदायिक साजिश है। और वो जो सामंती सांप्रदायिक साजिश का नंगा नाच, उन ताकतों का जो नंगा नाच हमने बथानी टोला में देखा, 6 साल बाद उसी को बड़े पैमाने पर हमने गुजरात में देखा, जिसको गुजरात का जनसंहार कहा जाता है। इसी दौर में 1992 के दिसंबर के महीने में पार्टी का 5वां महाधिवेशन था कलकत्ता में, और हमारी पार्टी जो इससे पहले खुले रूप में काम नहीं करती थी, तो पार्टी खुल करके सामने आई। खुलकर क्यों सामने आई? लड़ाई को तेज करने के लिए। ये जो ताकत है, जो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, समाज से लेकर के, हमारी आज़ादी, हमारे संविधान, हमारा लोकतंत्र, हर चीज़ को बर्बाद कर देना चाहते हैं, कब्जा कर लेना चाहते हैं, इन ताकतों को पीछे धकेलने के लिए, इनको शिकस्त देने के लिए मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए, लाल झंडे की पूरी ताकत चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया, और आज हमारे सामने बिल्कुल वो दिख रहा है। अगर 80 के दशक में हम देख रहे थे कि हमारा वोट लूट लिया जाता है, बूथ लूट लिया जाता है, और आज तो लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया जा रहा है। बूथ लूट लिया जाता था, अब तो चुनाव आयोग को लूट लिया गया, कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई चुनाव आयोग, अगर हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, अगर हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को भी तो स्वतंत्र होना होगा, चुनाव आयोग को भी तो निष्पक्ष होना होगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग को कौन चुनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 3 लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी हो। ठीक है, सरकार है तो प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष है तो विपक्ष के नेता रहे, और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जो ना सरकार के हैं ना विपक्ष के हैं, वो संविधान के हैं। तो तीनों मिलकर के तय करें। तो अभी आप देखेंगे कि राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो जाएगा। इसको बदल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कौन लोग तय करेंगे? कि 3 लोगों की कमेटी होगी, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, वो तय करेंगे उन्हीं के मंत्रिमंडल के किसी और एक साथी को। मतलब ये तय कर लेंगे, नरेंद्र मोदी तय कर लेंगे कि अमित शाह भी इसमें रहें, या राजनाथ सिंह भी इसी में रहेंगे। तो 2 लोग तो हो गए सीधे सरकार के, और तीसरा एक विपक्ष के किसी नेता को रख लेंगे। तो जहां 3 में 2 सरकार के होंगे, वहां विपक्ष के किसी का कहने का क्या मतलब है? अभी आपने देखा जो एथिक्स कमेटी बनी थी महुआ मैत्र पर तय करने के लिए, तो 11 लोगों की कमेटी थी। 6-4 से उन्होंने कह दिया कि महुआ मैत्र को बाहर निकाल दिया जाए, संसद से उनको बाहर कर दिया जाए, और संसद से बस 2 घंटे के अंदर उनको बाहर कर दिया गया। 500 पेज की रिपोर्ट संसद में रख दी गई, उस रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए भी मौका नहीं दिया गया, बस पारित कर दिया गया। तो अगर इस तरीके से कमेटी बनेगी, चलेगी, तब इस देश में चुनाव का क्या होगा? तो हम जहां बूथ लूट की बात करते थे, वोट लूट की बात करते थे, आज तो हमारे संविधान का लूट हो रहा है, चुनाव आयोग का लूट हो रहा है, पूरे चुनाव का लूट हो रहा है। और तब ऐसी स्थिति में इस लोकतंत्र की लड़ाई को कौन लड़ेगा? इस संविधान की रक्षा की लड़ाई को कौन लड़ेगा?
जिनको कदम कदम पर लड़ते हुए ही आगे बढ़ना पड़ा है, हिंदुस्तान के गरीबों को, हमारे पूरे बिहार के इन तमाम संघर्षशील साथियों को हम ही लड़ेंगे जो गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए देश को आज़ाद किए हैं, जो लड़ करके हमने वोट डालने का अधिकार हासिल किया है। तो आज संविधान की हिफाजत करने के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए इस पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया अगर है तो उस चुनाव प्रक्रिया में जनता की आवाज़ का कोई मतलब हो, इस बात की गारंटी करने के लिए भी हमें ही आगे आना होगा। तो साथियों, कॉमरेड विनोद मिश्रा ने पार्टी को जहां तक पहुंचाया था उस दौर में, हमारे सबके सामने ये चुनौती थी कि उनके सपनों की पार्टी, कॉमरेड चारू मजुमदार ने भी आखिरी संदेश में ही कहा था कि पार्टी रहे, पार्टी जिंदा रहेगी। तो आज परिस्थिति अगर बहुत कठिन है तो कल हमारे लिए अच्छी परिस्थिति भी आएगी। आज अगर लग रहा है कि बहुत अंधेरा है, आज अगर लग रहा है कि बहुत दमन है, बहुत इन लोगों का बोलबाला है, तो समय बदलेगा। और समय बदलेगा, पार्टी रहेगी तो फिर क्रांति दस्तक देगी और फिर तब उस समय हम देश में आगे बढ़ेंगे। तो हमने बिल्कुल इसी तरह से पार्टी को जिंदा रखा, आगे बढ़ाया और आज हमारे सामने बिल्कुल ये स्थिति है। और ये स्थिति साफ है, बहुत साफ है। हमने कहा कि देश में व्यापक विपक्षी एकता चाहिए। पार्टी महाधिवेशन हमने किया, महाधिवेशन में भी हमने नीतीश जी को बुलाया, तेजस्वी जी भी आए, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब भी आए, तमिलनाडु से हमारे दलित नेता तिरुमावलवन भी आए। बात हुई कि व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण हो और अच्छी बात है। पटना में बैठक हुई, फिर बेंगलोर में बैठक हुई, फिर मुंबई में बैठक हुई और अभी कल दिल्ली में हम सब लोग फिर मिलेंगे, इंडिया गठबंधन उसकी फिर बैठक होगी। तो ये एकता तो ज़रूरी है, एकता ठीक है, लेकिन चुनाव ने हमें क्या सिखाया, चुनाव ने हमें क्या बताया। एक कर्नाटका का चुनाव है, कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। तेलंगाना का चुनाव है, कांग्रेस को जीत मिली वहां। लेकिन ये जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बहुत जगह लोग कह रहे हैं कि चुनाव तो लूट लिया गया। तो हमारे सामने बड़ा सवाल है कि चुनाव को अगर लड़ना है तो एक तरफ चुनाव लड़ने वाले वो तो लूटने वाले लोग हैं और लूटने के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल वैसी तैयारी रखनी होगी कि हर कीमत पर इनके इस पूरे लूट को शिकस्त देने के लिए हम तैयार रहेंगे, देश की हिफाजत करेंगे, तब जाकर के हम चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। और इसीलिए चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, आर पार की लड़ाई में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, जनता की आवाज़ उसकी बुलंदी के लिए, संविधान की हिफाजत करने के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जो जनता के मुद्दे हैं, ये क्या चाहते हैं? जनता कह रही है कि हमारे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। किसानों ने कहा, किसानों के लिए मुद्दे थे कि हमें फसल की सही कीमत मिले, एमएसपी मिले, हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ थोप दिया गया, लाद दिया गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो कर्ज का बोझ समाप्त हो, कर्ज से हमें मुक्ति मिले। तो किसान मांग रहे थे एमएसपी, किसान मांग रहे थे कर्जा मुक्ति। मोदी जी ने क्या किया? कोरोना के दौर में उन्होंने नारा दिया कि आपदा को अवसर में बदल जाओ, और उन्होंने अवसर ढूंढ लिया कि यही मौका है, यही मौका है। किसान परेशान है, पूरा देश परेशान है कोविड को लेकर के। इसी समय 3 कानून बना दो और पूरी खेती को अदानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में दे दो। लड़ करके किसानों ने कम से कम थोड़ा एक हद तक पीछे धकेला, लेकिन वो मुद्दा रह गया। इसी कोरोना के दौर में इन्होंने तय कर लिया
कि हिंदुस्तान के मजदूरों को जो अधिकार मिला हुआ है, हिंदुस्तान के मजदूरों को थोड़ा बहुत अधिकार था, ट्रेड यूनियन बनाने का हक है। 8 घंटा काम करेंगे, 24 घंटे के दिन में 8 घंटे का श्रम दिवस है। और ये कब बना, ये कानून कब बना? आजादी से भी पहले। और हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सिर्फ संविधान नहीं लिखा। संविधान लिखने से पहले जब महाराष्ट्र में उस समय उनकी एक पार्टी होती थी, उस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मजदूरों की पार्टी थी। और उस पार्टी के सामने उन्होंने लक्ष्य रखा है कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद ये दोनों मिले हुए हैं और किसी एक के खिलाफ अकेली लड़ाई नहीं हो सकती है, दोनों के खिलाफ मिल करके लड़ना होगा, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ठीक जैसे हम लोगों ने भी कहा कि ये ब्राह्मणवाद और सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सबको एक साथ लेकर के लड़ना होगा। उसी दौर में ये सारे कानून बने, ट्रेड यूनियन करने का, ट्रेड मजदूरों को समय पर वेतन मिले, वेतन पाने का, 8 घंटे के श्रम दिवस का। अब इन कानूनों को भी बदला जा रहा है और क्या ला रहे हैं? श्रम कोड। श्रम कोड का मतलब क्या है? श्रम कोड का मतलब है कि मजदूर गुलाम रहेगा। आजाद देश का हम कहेंगे कि आजाद हिंदुस्तान, लेकिन गुलाम मजदूर। आजाद हिंदुस्तान के गुलाम मजदूर वो काम करेंगे किसी पूंजीपति के लिए, और वो पूंजीपति जितना पैसा दे ना दे वही लेकर के उसको रहना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले हमने दिल्ली में जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ आप सबको पता है कि उत्तराखंड में एक सुरंग में बहुत सारे मजदूर फंसे हुए थे, 41 मजदूर। हमारे बिहार के भी 5 मजदूर उसमें थे 41 में। भोजपुर से थे, रोहतास से थे, बांका से थे, मुजफ्फरपुर से थे, छपरा से थे। तो 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे हुए थे उस सुरंग के अंदर। और पूरे देश में पूरा हमारा जो मीडिया है वो उस समय क्रिकेट के विश्व कप को लेकर के मशगूल था। राज्य में चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर मशगूल था। और अंततः उन मजदूरों को, अच्छी बात है कि हम लोग बचा सके, लेकिन कैसे? किसी मशीन से नहीं। वो हमारे ही देश के 12 मजदूर जो हाथ से खुदाई करते हैं, थोड़े बहुत औजारों से खुदाई कर लेते हैं, खदान का वो खुदाई करने का वो तरीका, वो हुनर उन्हें मालूम है। अब उनके बारे में कहा गया कि रैट होल माइनर्स है। अब सवाल है कि रैट होल माइनर्स ये पुराना शब्द है, आर्टिजनल कारीगर है। वो ऐसे खनन का उनको हुनर मालूम है कि उस काम को कर सकते हैं। तो इन मजदूरों ने, एक दर्जन मजदूरों ने उनको बचाया। हमने उन मजदूरों को अभी पार्टी कार्यालय में सम्मानित किया। हमने सुना उन मजदूरों को, सुना। 1 दर्जन मजदूर, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे और 2-3 दलित हैं, उन मजदूरों का हमने सुना। मुन्ना कुरैशी, रशीद अंसारी, अंकुर, सौरभ, इनको हमने सुना। हमने देखा कि उन मजदूरों ने क्या कहा। वो अपने आप बीती हमसे उन्होंने साझा किया और उन्होंने कहा कि भाई, उनसे पत्रकारों ने भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है। तो वो मुन्ना कुरैशी ने कहा कि भाई, सरकार से हम ये कहते हैं कि मजदूरों का इतना जो शोषण हो रहा है, ये कंपनी वाले कम से कम पैसा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा हमसे काम करवाना चाहते हैं, तो इस पर कुछ रोक लगे। सरकार अगर रोक लगा सकती है तो सरकार रोक लगाए। ये मजदूरों की मांग है। अभी हमने देखा कि कुछ नौजवान संसद में, आप सबने सुना होगा कि जैसे किसी जमाने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जब अंग्रेजों का राज था, तो उस समय के जो सेंट्रल असेंबली है, उस सेंट्रल असेंबली में धमाका करने के लिए दोनों गए। उन्होंने धमाका किया, उन्होंने कहा भी
कि हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम धमाका इसलिए करने आए हैं ताकि बहरों को भी सुनाई दे। और उस समय जो कानून बन रहे थे मजदूरों के खिलाफ, नागरिक अधिकार के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ उन्होंने अपना प्रतिवाद दर्ज किया। हमने देखा कि अभी फिर दो इस देश के नौजवान संसद के अंदर वो पूरा हल्दी रंग का, वहां पीले रंग का वो पूरा धुआं दिखाई दिया, लाल रंग का धुआं दिखाई दिया संसद के बाहर। ये कौन लोग थे? बिहार का मॉडल यही है। बिहार का मॉडल सिर्फ ये नहीं है कि समय समय पर गठबंधन बनता है। बिहार का मॉडल है कि समय समय पर और हमेशा ऐसा आंदोलन खड़ा होता है। इस बिहार की धरती से 74 का आंदोलन खड़ा होता है तो इस देश में आपातकाल खत्म होता है। इस बिहार से भोजपुर का आंदोलन खड़ा होता है तो सामंतवाद, उस पूरा किला ढह जाता है सामंतियों का। इस बिहार से अगर नौजवान आवाज देते हैं तो पूरे देश के अंदर छात्र नौजवानों की गोलबंदी होती है। बिहार से आवाज उठती है महिलाओं के सम्मान के लिए, आजादी बराबरी के लिए, पूरे देश भर में आवाज जाती है। पूरे बिहार से अगर पूरे आडवाणी के रथ को रोका जाता है तो पूरे देश में यह संकल्प बनता है कि हम देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को पीछे धकेल देंगे, शिकस्त देंगे। यह है बिहार। इस राजनीतिक संकल्प का नाम है बिहार। इस राजनीतिक आंदोलन की ताकत का नाम है बिहार। और हम चाहते हैं कि ये जो बिहार का मॉडल है, यही मॉडल आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमें व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण करना है, वो विपक्षी एकता इसी आंदोलन पर आधारित हो और इस पूरे आंदोलन के जज्बे के साथ 24 के चुनाव को हम लोग लड़ना चाहते हैं। कल हम लोग इसी बात को रखेंगे। दिल्ली में जो बैठक होगी, समय बहुत कम है और इस कम समय में इस कठिन लड़ाई को जीतना है। इसीलिए संकल्प के साथ हम लोग यहां आए, इसीलिए कि तय करना है, ये तय कर लेना है कि निश्चित तौर पर ये आर पार की लड़ाई, बड़ी लड़ाई। आज हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और ठीक से अगर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को याद करें तो 75 साल पहले संविधान जब पारित हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि अब हो गया, सब हो गया। बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने उस समय कहा कि भाई अच्छा संविधान और बुरा संविधान क्या होता है। अच्छे से अच्छे संविधान गलत लोगों के हाथ में अगर चला जाएगा, वो गलत लोग उस अच्छे संविधान का भी वो आचार बना देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक जैसे भगत सिंह ने कहा था कि आजादी का मतलब क्या, गोरे अंग्रेज के जगह पर अगर भूरे अंग्रेज अगर आ जाए और अंग्रेजों के रास्ते पर, उसी नक्शे कदम पर, उसी तर्ज पर अगर देश में शासन करना शुरू कर दे, हमारे तमाम संसाधनों को लूटना शुरू कर दे, हमारे तमाम अधिकारों को छीनना शुरू कर दे, तब उस आजादी का क्या मतलब होगा।